चलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज हम आप सबने प्री बोर्ड दिया था, जैसा मर्जी प्री बोर्ड तो दिया था, बल्लीबाजी ने भी दिया था। अब जो प्री बोर्ड आपने दिया था उस प्री बोर्ड में आपने क्या किया है, कैसे क्वेश्चंस करे हैं, एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन होती रहनी चाहिए, बातचीत बनी रहे। क्या कहते हो? चलो आओ, पहला क्वेश्चन देखो क्या किया। क्लास 9 का क्वेश्चन था, गलती से मैंने 10th में डाल दिया, सॉरी उसके लिए, बट काफी बच्चों ने ये भी गलत कर दिया। और क्या क्वेश्चन है देखो, Which of the following is an irrational number? इनमें से कौन सा irrational number होता है? Irrational number are those number which are never repeating, repeat नहीं होते हैं और never ending, चलते ही रहते हैं। तो इनमें से कौन सा नंबर है? 22/7, 3.1416 और 3.1416। जो बार बार का मतलब होता है 3.1416, 1416, 1416 चलता रहता है। तो उसमें इसमें से आपके ख्याल से कौन सा आंसर है? इसमें सिर्फ एक ही आंसर है और एक है 3.14, 114, 1114। इनमें से कौन सा आंसर है आपके ख्याल से? बताओगे मुझे? 22/7 क्यों नहीं आंसर? पी बाय क्यू की फॉर्म में, पी बाय क्यू कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता। अब काफी बच्चों ने समझदार बनकर ये भी सोचा होगा कि 22/7 को अगर मैं डिवाइड करूंगा फिर तो वो इरैशनल आएगा। मैंने दिया तुम्हें इरैशनल। इरैशनल नंबर दोज नंबर जो रिपीट नहीं होते और नेवर एंडिंग होते हैं। तो देखो ये रिपीट नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है, तो ये नंबर कैसा है आपका? रैशनल। ये भी रैशनल, ये भी कैसा नंबर? रैशनल। ये नंबर कैसा? इरैशनल, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। अब तुम कहोगे रिपीट हो रहा है, 14, 114, 1114, ये रिपीटेशन नहीं मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका डी पार्ट का करेक्ट आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, फोर्थ पार्ट सी ऑप्शन, वो आप देख लीजिए, ये भी सिली मिस्टेक हो सकती है, देखो। चलो, अब ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन। अब काफी बच्चों को ये इसमें डाउट होता है, याद रखना। अगर सबसे पहली बात, अगर आपका ग्राफ यू शेप बन रहा है या इन्वर्टेड यू बन रहा है, ये डिपेंड करता है ए पे। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो यू शेप बनेगा, ए लेस देन 0 है तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड यू शेप। अगर आपने पॉलिनॉमियल्स की वीडियो देखी है उसमें भी ये बात बताई है मैंने। अब आपका ग्रेटर देन 0 कौन सा है? ए, मतलब ए और सी में से कोई आंसर हो सकता है? ये दोनों पार्ट तो सीधा सीधा कैसे हो गए? एलिमिनेट हो गए। क्या बात क्लियर है? अब उसमें बोल रहा है बी और सी की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा। अब मैं कैसे बताऊं बी और सी की वैल्यू पे कैसे फर्क आएगा? आप खुद एक बार समझ के देखो, ये कट कहां कर रहा है? वो ये कट यहां कर रहा है। अब मेरा बी और सी ग्रेटर देन 0 होगा, बी और सी लेस देन, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होगा। कैसे करे? कोई बात नहीं, आप एक क्वेश्चन करके देख लो। आपको क्वेश्चन क्या दे रखी है? आपको क्वेश्चन दे रखी है कितनी? अगर मैं x² प्लस 2x प्लस 3 लेता हूं, अगर मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, तो क्या आप एक बात देख सकते हो, इसमें बी और सी कैसे है? बी और सी दोनों कैसे है? ग्रेटर देन 0 है। ये सुनो, बी और सी ग्रेटर देन 0 है, हाँ है ना? अगर बी और सी ग्रेटर देन 0, B2 है, C3 है, A1 है, फर्स्ट कंडीशन मेरी। क्या बात क्लियर है? अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूं तो इसके रूट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। ओहो, सॉरी 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 सॉरी। अगर ठीक है, A ग्रेटर देन 0, B लेस देन 0, C ग्रेटर देन 0, तो कोई एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या ले हम? x² माइनस 4x प्लस 4 ले लेता हूं। अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं x² माइनस 4x प्लस 4 लेता हूं, आपको पता होना चाहिए इसकी इक्वेशन होगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके जीरोस कैसे होंगे? इसके जीरोस होने वाले हैं, 2 0 होंगे और दोनों कैसे होंगे? 2 2 होंगे। कहते बात सब मानते हो? अच्छा, अगर मेरे पास यही सेम इक्वेशन होती है x² प्लस 4x, कुछ ऐसी क्वेश्चन बनाओ जिसमें हमारे पास c लेस देन 0 हो। मैं यही आपका ए पार्ट ही आंसर होगा वैसे तो। क्यों होगा आंसर ए पार्ट? ध्यान से सुनना। हमारा b लेस देन 0, c कैसा है? ग्रेटर देन 0। आंसर दोनों कैसे है? जीरोस कैसे है? दोनों पॉजिटिव आए। और आपके पास भी जीरो, दोनों जीरो के राइट साइड पे, इधर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो आंसर कौन सा आपका? ए पार्ट। बट हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं जिसमें आपका ए बी पॉजिटिव और सी कैसा हो? नेगेटिव। चलो कुछ भी बताओ मुझे जिसमें ये पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो। तो एक्स को मान लेते हैं, कुछ कुछ बोलो क्या माने? प्लस 5x माइनस 6 मान लेते हैं, तो x² प्लस 2x प्लस 3x माइनस 6। आप देखो इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व होगा ये सॉल्व ही नहीं होगा। अगर मेरे पास c नेगेटिव हुआ, इसके हम वो निकालते हैं। आपको याद है वो d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। चलो d इक्वल्स टू b² 25 माइनस 4a और कितना आ रहा है? c। तो 25 प्लस कितना आ रहा है मेरे पास? माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 24। 24। तो मेरे पास d की वैल्यू कितना आएगी? 25 प्लस 24 कितना आ जाएगा? 49। चलो, अब फॉर्मूला क्या होता है वैसे पूरा लगाने के लिए? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49/2a। अब बच्चों एक बार खुद देखो, माइनस बी प्लस माइनस 7/2। अब इसमें एक रूट तो नेगेटिव आ रहा है। -5 + 7 2/2 1,
-5 -7 -12/2 -6। क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो हाँ है ना। अब एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, तो तुमने एक बात नोटिस करी, जब C नेगेटिव है और B पॉजिटिव है तो एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट कैसा है, नेगेटिव। बट जब आपके पास B नेगेटिव और C पॉजिटिव है, दोनों रूट कैसे है, पॉजिटिव। दोनों रूट कैसे है? तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब हमारे पास B नेगेटिव होगा, C पॉजिटिव होगा, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। और हमें ग्राफ में दोनों रूट कैसे रखे, हमें पॉजिटिव दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी पार्ट होगा। क्या बात क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इज ए पार्ट। क्लियर? पहले बताओ ए, पहले मैंने ए और सी में से आंसर क्यों होगा? ए और सी में इसलिए आंसर होगा, अगर आपका ग्राफ यू शेप होता है, कैसा होता है आपका ग्राफ, यू शेप होता है, तो आप ए ग्रेटर देन 0 है तो यू शेप, ए लेस देन 0 है तो इन्वर्टेड यू। क्या इतनी बात समझ आई? अब मैंने कहा यार ये इसका मतलब क्या है, मुझे ग्राफ को ध्यान से देखना पड़ा कि दोनों मेरे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। दोनों कैसे आ रहे हैं मेरे पास, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव है, जहां से एक्सिस से कट करता है ग्राफ को वो पॉजिटिव होता है, बताया था ना। तो ये दोनों रूट्स पॉजिटिव है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने दो कोई एग्जांपल्स लिए, x² - 4x + b, इसमें b नेगेटिव c पॉजिटिव, सबको दिख रहा है। इसके दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। इधर भी दोनों रूट पॉजिटिव। और पर जब मैंने उल्टा किया, और जब मैंने x² + 5x - 6 लिया, जब मैंने b पॉजिटिव और c नेगेटिव लिया, तो मेरे पास क्या है, 1 और -6। अब आप समझ जाएंगे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, बट इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसलिए आंसर इज ए पार्ट। अच्छा क्वेश्चन, किसका सही है हाथ खड़ा करो। चलो बच्चों, ये इस क्वेश्चन के दो आंसर थे। अब जिसने जो भी लिखा होगा उसको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, आप बताओ। सबसे पहले आपको बोला हुआ था a1 5, a2 -10, b1 -3, b2 6, c1 11 और c2 -22। -1/2 -1/2 -1/2 क्या आ रहा है, जब साइज सी सेम होती है तो वो कोइंसाइड करते हैं, क्या करती है आपस में, और कोइंसाइड भी होते हैं, कंसिस्टेंट भी होती है। पर यहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शन थे, तो आप ए नहीं, आपने ए किया तब भी ठीक है, आपने सी किया तब भी उसका आंसर ठीक है। क्या बात क्लियर है? चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, घटिया क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मुझे क्या निकालना होता है, इसका डी। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सिंपल सा फॉर्मूला है, b² - 4a और c, तो -9, 4 2 8, 8 5 40, 49। डी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 49। डी का फॉर्मूला b² - 4ac। सिंपल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहे फिर तो क्या ही कर लेंगे हम। चलो अब देखो देखो देखो, the sum of all terms of an AP having 10 terms except for the first term is 99 and except for the sixth term is 89. Find the eighth term of the sum of all terms of an AP having 10 terms except for the first term. कितनी terms है मेरे पास AP की? The sum of all terms of the AP having 10 terms except for the first term is 99. Except for sixth term is 89. Find the eighth term of the AP and if the sum of the first and the fifth term is equals to 10. कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आया इसमें। तो सबसे पहले वो कह रहा है, देखो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, हमें 10 टर्म का सम कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। पहली टर्म के अलावा, पहली टर्म के अलावा सम 10 दे, वो 19 देखा है। मतलब A1 को छोड़ के A2 से लेकर A10 का सम कितना है, 99। क्या यही बात हो रही थी? उसके बाद एक्सेप्ट फॉर द सिक्स टर्म इज 89। अगर मेरे पास A1 से लेकर, अब वो क्या कह रहा है, अब मैं A1 से लेकर A10 तक का सम कर रहा हूं, बट सिक्स टर्म नहीं ला रहा बीच में, तो सम कितना आ रहा है मेरे पास, 89 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास अगर ये दो चीजें आ रही, कहता मुझे बताओ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड दी, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10, हमें निकालना क्या है, फाइंड द एट टर्म। अब करे कैसे भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बस लिखना पड़ेगा। इसमें है 1 मार्कर, लिखने वाला 1 मार्कर। पेपर लेंदी था पर अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर। अब देखो, आपको पहले स्टेप में बोला जा रहा है कि फर्स्ट टर्म के अलावा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म, 10 टर्म का सम कितना है मेरे पास, 99। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये सर। और उसका मुझे बोला जा रहा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म के बाद आपके पास फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म नहीं है, सिक्स टर्म नहीं है, सेवन टर्म प्लस एट टर्म प्लस नाइन टर्म प्लस 10 टर्म, इसका सम कितना है मेरे पास, 89।
कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। मुझे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म का सम कितना है। फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का सम कितना है 10। फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का सम कितना है मेरे पास 10 है। अब ये बात बोली जा रही है, एक बात सुनो, इसको मैं 1 मान रहा हूं, फर्स्ट लाइन मान रहा हूं, इसे मैं सेकंड लाइन मान रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस। 2 माइनस 2 सेकंड टर्म गई, थर्ड टर्म में थर्ड टर्म गई, फोर्थ टर्म से फोर्थ टर्म गई, फिफ्थ टर्म से फिफ्थ टर्म गई, 7 से 7 गई, 8 से 8 गई, 9 से 9 गई, 10 से 10 टर्म गई। क्या बात मानते हो। अब ऊपर कौन सी टर्म बची, नीचे कौन सी टर्म बची, प्लस में बची कि माइनस में बची, माइनस में। और 99 माइनस 89 कितना हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये कैसी बात हुई। उसने बोला था, मैंने जब इनको माइनस किया इसमें से ये, तो यहां पर कोई टर्म नहीं थी और यहां पर मेरा 1 था, जब इसमें से माइनस हुआ तो एक फर्स्ट टर्म माइनस में बची मेरे पास, और यहां पर 6 बची, नीचे काटने की थी नहीं तो प्लस 6 बची ऊपर। अब A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस, और A का A होता है फॉर्मूला, A से A गया, मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। मुझे निकालने कौन सा टर्म है 8 यार, 8 टर्म निकालनी है, बट यार एक चीज और मिल जाती, मुझे फर्स्ट टर्म तो है नहीं मेरे पास, मैं 8 टर्म कैसे निकालूंगा, फर्स्ट टर्म तो है नहीं। उसने एक और बात बोली थी, फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का सम दे रखा है, फर्स्ट और फिफ्थ सम का सम कितना दे रखा है 10, क्वेश्चन में गिवन था ये बात। अच्छा A1 का तो A1, A5 का फॉर्मूला A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 10, ट्वाइस ऑफ A1 4D, D की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 10। अब मेरे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ A1 इज इक्वल टू 2, तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया 1, मुझे कौन टर्म निकालनी थी 8, 8 टर्म का फॉर्मूला बोलो, A प्लस 7D, तो 1 प्लस 7 इंटू 2, आंसर इज 15। ऑप्शन नंबर जो भी होगा देख लेना। ये क्वेश्चन वैसे था नहीं 1 मार्कर के लिए, बट ये क्वेश्चन अच्छा था। क्या बात क्लियर है। तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले मुझे बोला कि फर्स्ट टर्म के अलावा सबका सम 99 है, फिर बाद में से मुझे बोला कि सिक्स टर्म के अलावा सबका सम 89 है। क्या बात मानते हो नहीं मानते। फिर जब मैंने माइनस किया तो ऊपर मेरे पास बचा 6 टर्म तो आ गई, नीचे बची -1 टर्म तो आ गई इक्वल टू 10, कोई दिक्कत है। फिर मैंने जब फॉर्मूला लगाया डी आया, अरे 8 टर्म निकालने के लिए A प्लस 7D होता है, डी है, A तो है ही नहीं। मैंने कहा रुको रुको रुको, A1 प्लस A5 कितना दे रखा है 10, यहां मैंने डी की वैल्यू डाली, मेरे पास जहां से A1 आ गया, A1 था, D था, A8 निकाल लिया, कितना A प्लस 7D। अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चन भगवान कह रहे आपका 2 मार्क में है, 3 मार्क में है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। चलो अब थोड़ा ट्रिकी है तो थोड़े फालतू क्वेश्चन भी होंगे, चलो पढ़ो भाई। 4 -5 का डिस्टेंस निकालना है। अब मैं क्या करूं इसमें, 4 -5 का डिस्टेंस निकालना है 0 0 से। अब ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 -x1 का स्क्वायर, 4 -0 का स्क्वायर 16, -5 -0 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा मेरे पास 35, 30, 41, आंसर सी। अब ये भी देखो मैच किया है मैंने ये नहीं कि एक क्वेश्चन बड़ा दे दिया गलती से, दूसरा क्वेश्चन आसान भी दिया फालतू सा। चलो फालतू ही है और क्या। चलो ओह देखो तीसरा क्वेश्चन फालतू दिया। तुम गलत बोलते हो मेरे बारे में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता हूं मैं फालतू से, कुछ फुल फुल नंबर लाने के लिए। एक -2, 8, एक -6, 4, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला -6, -4, और एक है -2, 8। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2, तो -2 -6 -8 डिवाइड बाय 2, -4, 8 -4 2 डिवाइड बाय 2 2, तो -4, 2 आंसर डी फॉर डार्क। एक दे दिया थोड़ा ट्रिकी, तो उसके बाद 3 ऐसे घटे घटे दिए ना, बच्चों को पास भी तो करना है सारे, क्यों बलमीत अनमोल भी। हाँ चलो पढ़ो क्वेश्चन, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो ABC इज सिमिलर टू QPR, ABC किसके सिमिलर है, अगर ABC सिमिलर है किसके QPR के, तो साइड प्रोपोर्शन होगी कैसी, AB डिवाइड बाय क्या होगा QP होगा, BC डिवाइड बाय PR होगा, और AC डिवाइड बाय QR होगा। क्या बात मानते हो नहीं मानते। AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, AB है ही नहीं, छोड़ो भाड़ में चाहे। हमें निकालना क्या है वैसे, x निकालना है, x देखते हैं। मेरा BC कितना है, BC 4.6। मेरा PR कितना है, PR x। मेरे पास AC कितना है, AC। QR कितना है, QR 3।
x की वैल्यू 4.6 डिवाइड बाय 2 हमारे यहाँ पर होता है 2.3। बी पार्ट इज द आंसर। क्लियर? इजी टफ क्वेश्चन? पेपर बैलेंस आउट किया पूरा? थोड़ा अच्छा। बताओ। if pq is a tangent to the circle, pqr कैसा है? is a tangent to a circle, q is a center, q tangent at q, o is a center, ab is a chord parallel to pr, ab और pr आपस में पैरेलल है याद रखना, a कुछ लगेगा देखते हैं, एंड bqr is 70, ये 70 डिग्री है, फाइंड देन aqb कितना होगा? aqb बताओ। सबसे पहली बात है ये 90 होगा पूरा, किस खुशी में? थ्योरम 1। तो ये कितना बचा? 20, बट मुझे वो दूसरा पार्ट भी चाहिए और वो मिड पॉइंट तो नहीं बन रहा, तो कैसे करूं? अच्छा एक बात तो बताओ, ये पैरेलल है, अगर ये 70 है तो ये भी कितना आ जाएगा? अच्छा इसमें एक बात बोली थी, ये ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू पी आर, अच्छा अभी भी नहीं आ रहा आंसर। पैरेलल है तो कुछ और हो लग जाए, बढ़िया मजेदार, सोचो सोचो कुछ बन जाए। परपेंडिकुलर, अब हमारे पास बोले आता है परपेंडिकुलर जो होती है, ये हमारे पास ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कॉर्ड इक्वल डिवाइड होगी, क्यों डिवाइड होगी इक्वल पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो इससे क्या होगा? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड होती है, आपको पता है कि अगर हमारे पास एक रेडियस लाइन आ रही है वो आपकी कॉर्ड को मिड पॉइंट पे कट करती है, किस पे कट करती है? तो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो अगर 220 तो मैं भी, तो 20 दोनों भाई भाई कितने हो गए? 40। ये ऐसा नो, एक बार फिर सुन लो, ये कितना था? 70, ये पूरा कितना था? 90, अगर पूरा 90 था तो ये कितना बच गया? 20। मुझे पता है ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे ये दोनों? क्योंकि रेडियस से जो लाइन आती है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, 90 तो बनाएगी साथ साथ इक्वल डिवाइड करते हैं, इक्वल डिवाइड करते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, किस खुशी में इक्वल होंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो 220 तो मैं भी 20, 20 फिर कितना मिलके बन गया? 40। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ो। मैंने कुछ भी दिया हुआ है, इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो। ये भी तो एनसीईआरटी का दिया तो मैंने, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 सर्कल्स। चलो, the length the length of the tangent drawn from a point P, the length of a tangent drawn from a point P, कहां से बन रही है? length of a tangent drawn from a point P whose distance from the center of a circle is 17, the radius is 8, the radius कितना है? 8। हमें निकालना क्या है? ऑब्वियसली टेंजेंट बन रहा होगा, मैं तो देखता नहीं, हमें निकालना क्या है? रेडियस क्या दे रखा है? 8, रेडियस 8 दे रखा है यार, देखो 17, 15, 16, 18, ये चार ऑप्शन है मेरे पास आंसर में। अब रेडियस 8 है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 17 एंड द रेडियस इज 8, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, मुझे टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। फिर 17 क्या दे रखा है? 17 क्या दे रखा होगा? हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 17, मतलब इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? सेंटर से 17 है, बोलो हाँ है ना? पाइथागोरस सबको आती है नहीं आती? 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 225, 225 का अंडर रूट। इजी टफ, सोल्यूशन भी आपके सामने साथ देख भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बच्चे, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, इसके दो तीन मेथड है, या तो आप साइन ए को यहाँ पर डिवाइड कर दो तो tan a इक्वल टू 1 आ जाएगा, वरना आपको पता होना चाहिए एक ही जगह पे साइन और कॉस सेम होता है, जब एंगल ए 45 हो, कितना हो एंगल ए, तभी वो क्या होता है? इक्वल होता है, वरना कभी भी इक्वल नहीं होते। आपकी क्लास में 12th में जाओ, 11th में जाओगे तो बहुत सारे टाइम होते हैं, बट 9 10 तक आपके पास सिर्फ एक ही जगह पे साइन कॉस इक्वल होता है, दैट इज 45। तो मैं कह रहा हूं 1 माइनस tan 45, 1 प्लस tan 45, tan 45 भी कितना होता है? 1, तो 0/2 इज इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। 2x is equals to sec a, 2x is equals to sec a, 2/x is equals to tan a, find the value of 2x square minus 1/x। अगर मेरे पास 2x square minus 1/x है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं x minus 1/x into x plus 1/x? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हाँ है ना?
अब मेरे पास यार मुझे x चाहिए, मेरे पास 2x इक्वल टू sec a है, 2x इक्वल टू क्या है, sec a। अगर 2x इक्वल टू sec a है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगी। अच्छा यार छोड़ो ना इस, और कितना टफ क्यों कर रहे हैं, कैसे करें सोचो, बड़ा सिंपल होता है। आपको पता है सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मेरे पास सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, 2x इज इक्वल टू मेरे पास अगर sec a है, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत है। tan स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा 4 बाय, कोई दिक्कत है, ये सुनो फॉर्मूला होता है सेक्स स्क्वायर tan स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है, सेक्स स्क्वायर a। कोई प्रॉब्लम इसमें भी, 1 का 1, tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 4 बाय, सेक्स स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 4x स्क्वायर। बोलो ये सुनो, ये यहां पर है मेरे पास, यहां पर मैं इसको कॉमन ले जाऊंगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1, कुछ कॉमन हो जाता 4, तो 4 बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 4। यार ये 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, इस 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरे पास 4 है ना, क्या मैं इसको 2 इंटू 2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर 2 2 है, एक 2 है, एक नीचे ले जाओ, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 बाय 2। यस और नो, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग करी, सेक्स स्क्वायर निकाला, tan स्क्वायर निकाला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिलेशन मुझे पता है कि आप रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने साइड tan स्क्वायर लिया, वहां जाके माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम, क्या कॉमन लिया 4, तो मेरे पास इक्वल टू आया 1 इज इक्वल टू 4 बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर मुझे पता है 1 बाय, मुझे 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए। अरे ये ठीक है, यहाँ 2 होता कितना मजा आता, कोई दिक्कत नहीं, 4 को मैंने क्या लिख लिया 2, यहाँ 2 2 थे, एक इधर चला गया, ये थोड़ा ट्रिकी था। तो अब इसके बाद वाला क्या होने वाला है, आओ तुम खुद देखो। बताओ, द स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ 50-meter wide river, a a tall tree stands on the island, p and q are p and q are point directly opposite to each other on the two banks। एक मेरे पास p है, एक मेरे पास क्या है q है, दो ट्री है आसपास खड़े, and in line with the tree if the angles of elevation of the top of the tree from p and q respectively 60 degree and 30 degree, 30 डिग्री वाला बड़ा होगा 50 60 डिग्री वाला बड़ा होगा। आप देखो 90 होता है यहाँ पर, ये ऊपर 90 है मेरे लिए, ये 0 एक तरह से, ये 90 है, तो 30 होगा यहाँ, 60 होगा यहाँ, तो 30 डिग्री वाला नीचे होगा, 60 डिग्री वाला क्या होगा पेड़ ऊपर, तो मैं एक को ऊपर मान लेता हूँ और एक को क्या मान, थोड़ा सा नीचे मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर ये सुनो, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट आपको ट्री की हाइट निकालनी है, कौन सा ट्री की हाइट निकालनी है, ओह, if there is a small island in the middle of a 50-meter wide, कितने मीटर river wide, a tall tree stands on the island, p and q are the points directly opposite on the, p and q are the points directly opposite to the two banks। अच्छा ट्री के बीच में है, हमें नहीं पता कहां पर है, इसको बोल देते हैं ट्री, और दो पॉइंट है p और q हमारे रिवर के बैंक पे, and in line with the tree if the angles of elevation of the top of the tree from p and q है 60 डिग्री, एक बंदा 60 डिग्री पे देख रहा है और एक बंदा कितने पे देख रहा है उसे 30 डिग्री पे देख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ये पूरा कितना बड़ा है, यार मैं अब पूरा 50 में मान गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होगा, तो ये कितना बचा, हमें हाइट नहीं बता, हाइट कितनी मान ले h, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ले रहा हूँ tan 60, tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस रूट 3 इज इक्वल टू h बाय x, ठीक है। tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मेरे पास 1 बाय रूट 3 कितना आ रहा है h अपॉन 50 माइनस एक्स, h की वैल्यू आ रही है 50 माइनस एक्स बाय रूट 3, यहां पर h की वैल्यू आ जाएगी कितनी रूट 3x, ये भी h और ये भी x, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो रूट 3x इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स बाय रूट 3, 3x इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू हो जाएगी 12.5। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये सुनो, हमें x निकालना है, हमें क्या निकालना है h,
हाइट कितनी हो जाएगी √3 इंटू 12.5। यार अब बताओ √3 की वैल्यू गिवन है तो क्या माने √3 की वैल्यू 1.7। तो आप 1.7 को एक बार मल्टीप्लाई करो 12.5 से, अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ रहा है बताओ मुझे 21.65। ये भी थोड़ा 2 मार्कर टाइप था बट कोई बात नहीं, हम जितना मुश्किल करेंगे फिर उतना अच्छा करेंगे ना। चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो ये पता नहीं यार, ये तो मैंने बड़ा बेसिक तुम्हें क्वेश्चन दिया था, काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट था, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं था। आपको सिंपल सा बोला हुआ था एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 5/18, मतलब थीटा बाय 360, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 5/18 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सेक्टर होता क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर is equals to 5/18 times area of a circle। क्या ये बात बोली है? बोलो हाँ है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई 5/18 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आई 5 इंटू 360 बाय 18। 18 जाएगा 1 से, ये जाएगा 20 से, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया आंसर 100। तो सी पर ये किसका सही है? इसमें क्या डाउट आ रहा है? ऑप्शन में आ जाओ। ये भी बड़ा फालतू है, बताओ। चलो चलो खुद करो। एंगल 134 है तो क्या हुआ, तुम्हें तो एंगल ऑफ तुम्हें क्या निकालना है बस, सेक्टर का एरिया। तो थीटा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है मेरे पास, क्या ये आ रहा है मेरे पास? यार इसमें कुछ काटा पीटी करनी पड़ेगी, क्या काटा पीटी करे? ये कैसे जाएगा? 13 4 6 67, ये जाएगा 180, 96 45 6। कोई दिक्कत है? कुछ और कर सकता नहीं कर सकता? 2 से 15 से 2 से 5 से कुछ और कर सकता नहीं कर सकता? अब मेरे पास क्या आ रहा है 67 इंटू 22 इंटू 4 और डिवाइड बाय कितना आ रहा है 5 7 से कितना आ रहा है? यार अब कुछ करता नहीं है, बस ये बात तो क्लियर है। तो मुझे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करना है 67 इंटू 22 इंटू 4 डिवाइड बाय 7/5, जो आपका आंसर आप यहाँ लिख दोगे, जो कितना आएगा 168.38। जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था तो उसके दो पार्ट एकदम सेम आ गए थे, ए और बी दोनों सेम थे। ए भी 168.38 है, बी भी 168.38 है, आपने जो करा आपको सही नंबर मिलेंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ मतलब नहीं, क्वेश्चन पेपर में कितना है? अच्छा ठीक है फिर तो, अच्छा वो सी पार्ट कितना है? चलो ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सही, एकदम सब सही है, तो आंसर कितना होगा 168.38। क्यों दिक्कत? प्लस माइनस मल्टीप्लाई में तुम पे छोड़ दो। आ जाओ जी। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दे शो डिफरेंट नंबर्स। अब दो डाई फेंके हैं, दो डिफरेंट नंबर दिखाएंगे। अबे डिफरेंट नंबर दिखाने के आपको पता है कितने केस होते हैं टोटल? 36 होते केसेस। सेम नंबर दिखाता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 बार सेम नंबर दिखाता है 1 1 2 2, तो कितनी बार डिफरेंट दिखाएगा 30 बाई। तो 30/36 आंसर कितना आ गया? A digit is chosen random from the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then the probability that it odd number है। 1 is odd, 3 is odd, 5 is odd, 7 is odd, 9 is odd। 1 2 3 4 5, तो 5/9। देखो कितना अच्छा हूं, क्वेश्चन दिया तो मैंने कोई बात नहीं है। चलो बताओ जी। सेम वो एम्पेरिकल फॉर्मूला था, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दे दिया। द मीन ऑफ दिस नंबर इज m, द नंबर्स इज 2 3 4 p हैव मीन m-1, मीडियन q, देन p प्लस q क्या होगा? इन नंबर्स का मीन m है। पहले बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 3 + 4 + 5 + 7, कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा नहीं। 5 7 + 5 12 16 16 + 4 20, 20/5 कितना आ गया 4, और मीन कितना दे रखा है मुझे 4। कोई दिक्कत है? ये सुनो, द नंबर 3 2 3 2 4 5 7 12 12 + 4 16 16 + 4 20। ओह एंड में एक और 4 है,
एंड में एक और 4 है, तो 24 बाय कितना आ गया 5। 24 बाय 5 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 5 4 20, 4 से गया 0 8, तो मेरा कितना आ गया 4.8। तो मीन m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4.8। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है देखो जी, द नंबर 3 2 2 4 3 3 एंड p, इनका मीन कितना है m-1। ओहो क्या कर रहा हूं आज, रुको 1 सेकेंड। अगर एक नंबर ऊपर ऐड हुआ है तो 6 हो जाएंगे नीचे, 24 बाय 6 कितना आ जाएगा m4। वेरी सॉरी, क्या बात क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या बोला जा रहा है 3 2 2 4 3 3, p का मीन m-1 है। अरे यार 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 4 11 11 + 6 17 17 प्लस p कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, मतलब डबल शॉर्ट होना अच्छी बात है। m-1 किसके इक्वल है ये m-1, m कितना है मेरे पास 4, तो 4 - 1 कितना होगा यहाँ पर, तो 17 + p = 21। p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। क्या बात क्लियर है। अब मेरे पास p आ गया। उसके बाद बोल रहा है मीडियन क्या है इसका q। अच्छा मीडियन q है 3 2 2 4 3 3 और q कितना है मेरे पास, सॉरी p कितना है 4। इसका मीडियन निकालो। मीडियन का मतलब क्या होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। अब बच्चों मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इन विच ऑर्डर, छोटे से बड़ा। सबसे पहला क्या है कर दिया। उसके बाद आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है इन नाम क्या है, नाम किसी इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 अगर डेटा इवन हो ऑड हो, नहीं अगर n+1/2 अगर डेटा कैसा हो आपका ऑड, और अगर इवन डेटा हो तो फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। 1 2 3 4 5 6 7 डेटा कैसा है ऑड, मतलब n+1/2, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना 8 डिवाइड बाय 2 4th ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 4th ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, तो मीडियन कितना आ गया मेरे पास, मीडियन आ गया मेरे पास 3। 3 मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। अब P + Q चाहिए, 3 + 4 कितना हो जाएगा आंसर 7। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, 2 मार्क में आना चाहिए बट है सिंपल। क्या बात क्लियर है, याद हो गया फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला इन इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, नंबर 1 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद अगर ऑड नंबर्स है तो n+1/2, इवन नंबर्स है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। जो आंसर आता है उसको लोकेट करते हो आप यहां पर। जैसे 7 ऑब्जर्वेशन थी, 7 + 1 8 डिवाइड बाय 2 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन इज द आंसर। क्या बात क्लियर। चलो लेंथी तो है, चलो क्या कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो जी पढ़ो। इन अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना मेरा, रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ राइट कोन ऑफ अ सेम रेडियस रिमूव्ड आउट, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड 523.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला क्या जा रहा है, मेरे पास क्या है अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10, एक सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका रेडियस कितना है, ये हेमिस्फीयर इसका रेडियस 10 है। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस रिमूव्ड आउट, इसके अंदर मैंने क्या निकाल लिया कोन निकाल लिया। इसका वॉल्यूम क्या है पहले, मेरे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 2/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब 1000 हो जाएगा, तो 2000 पाई बाय 3। क्या बात में मानते हो, ये सुनो। माइनस इसके अंदर कोण निकाला, कोण का रेडियस भी सेम है 1/3 पाई r² 10 का स्क्वायर 100 इंटू हाइट। अब ये देखो अगर ये रेडियस है, अब देखो कोण जो मैं निकाल रहा हूं, कोण भी मैं यही निकाल सकता हूं, सेम मीटर कोण निकालना है, तो कोण की हाइट भी कितनी होगी मेरे पास 10। अब 2000 पाई बाय 3 माइनस 1000 पाई बाय 3, तो कितना बचेगा मेरे पास 1000 पाई बाय 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यार 1000 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ले बोने 3.14 डिवाइड बाय 3, 3.14 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 3140 डिवाइड बाय
3, या करो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 3140 डिवाइड बाय 3 करो, 3140 डिवाइड बाय 3 करो, 10। तो असर्शन सही है गलत है? असर्शन तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमारा आंसर दूर दूर तक सेम नहीं आ रहा। अच्छा यार, ए और बी पार्ट तो वैसे ही कट गए, सी पार्ट भी कट गया, आंसर सीधा क्या ही आएगा, ए क्यों कट गया, ए एंड आर आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, ये भी नहीं है, बोथ आर ट्रू, ये भी नहीं है, ए इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता, ए फॉल्स सिर्फ एक ही केस में है, वो कौन सा है? तो मैं रीजन पढ़ूंगा भी नहीं। क्या बात क्लियर है? चलो, take consecutive terms of an AP, form an AP, then K is equal to 6। अब अगर ये AP है, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है इसका, सेम, मतलब 3K प्लस 3 माइनस 2K प्लस 1, 5K माइनस 1 माइनस 3K प्लस 3, 3K माइनस 2K K, 3 माइनस 1 2, 5K माइनस 3K 2K, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4, तो 6 इज इक्वल टू K। तो पहला पार्ट सही है गलत है? अब वो कह रहा है इन एन एपी ए प्लस जी ए प्लस टू टू सम ऑफ एन एपी, कह रहा है इसकी वजह से सही है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, पर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन है, मतलब बोथ ए एंड ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हुआ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट, जो अच्छा सेक्शन था। अब आप कहोगे इस तरह ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, 2 मार्कर है 3 मार्कर है, ये क्या क्वेश्चन है? आप एक बार जाके 2025 का पेपर जरूर देखना, आप एक बार जाके 2025 का पेपर देखो और देखो कि उसमें किस लेवल के एमसीक्यू आए हुए। आपको ये लेवल आसान लगेगा, आपको ये लेवल थोड़ा आसान लगेगा, इसलिए आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अभी एक और प्री बोर्ड होगा आपका, वो होगा सबसे टफ, वो आप सबको ढंग से देना है, तो प्रिपरेशन अपने ढंग से रखो अभी भी। चलो अब तो चिल चिल सीन, चलो पढ़ो क्वेश्चन। बताओ जी, क्या बोला जा रहा है? इफ द एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ, आय हाय इतना घटे क्वेश्चन कैसे दे सकते हो तुम 10th के बच्चों को? 408 और 102 का एचसीएफ, आप सीधा मैं यही कर लेता हूँ, मैं क्या इसमें लिखूं भी क्या? 408 और 102 का एचसीएफ बाहर में जाए, आप पहले इनका क्या निकालो। इसने गलत मेथड से, हमने ये जो मेथड किया है वो यूक्लिड डिवीजन मेथड है, हम ऐसे नहीं करना। हमें ऐसे निकालना आता है, बोलो हाँ है ना? हमें ऐसे निकालना आता है, कैसे निकालते हैं ऐसे बताना, मुझे तो भूल गया। फैक्टर से क्या निकाल सकते हो एचसीएफ? क्या आएगा 408 1032 का एचसीएफ निकालो। 408 के फैक्टर और 1032 के फैक्टर बताओ मुझे, चलो। 2 2 2 टू टू 204 आया, 204 से 102, 102 का हाफ 51, 51 17 3 का क्या होता है बताओगे प्लीज मुझे? तो एक 17 और एक 3, 1032 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब फैक्टर्स क्या होंगे? एक 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 516, फिर 2 जाएगा तो कितना 516 का हाफ 258, फिर 258 का भी आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा 258 का आधा 129, 129 अब 3 से जाएगा, सॉरी एक बार 2 से गया तो आया मेरे पास 500 कुछ, फिर 2 से गया नहीं, अगर मैं 1032 था, अगर फर्स्ट टाइम 2 से गया तो कितना आया 516, 516 जब 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 258, अब 258 है, 258 भी 2 से गया तो कितना है 129, 129 जाएगा मेरा 3 से तो कितना आ जाएगा मेरा 40, 43 किस से जाता है? 43 किसी से नहीं जाता, तो एचसीएफ एक 2 कॉमन, दूसरा 2 कॉमन, तीसरा 2 कॉमन, एक 3 कॉमन, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 जा 24, तो एचसीएफ तो कितना आ गया मेरे पास 24। भाई ये सारे क्वेश्चन ना आपको मेरे उसमें वन शॉट में मिल जाएंगे। एचसीएफ 24 है, आपको बोल रहा है कि ये चीज एचसीएफ के इक्वल है, ये चीज किसके इक्वल है मेरे? तो 1032 m माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना है मेरे? एचसीएफ के इक्वल है। क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई करके, पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करके वहां जाके क्या कर दोगे इसे ऐड, और 1032 से क्या कर दोगे डिवाइड, तुम्हें m की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? जो भी m की वैल्यू आएगी निकाल लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पहला, दूसरा पार्ट
24 इक्वल टू 4 3 2 m माइनस 140 into 5 सेम चीज है, बट हम फैक्टर से करेंगे, हमें यूक्लिड डिविजनल लेमा नहीं लगाना। ये आपका लास्ट कट चुका है। इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। कुछ वर्कशॉप हो रही है, 3 टाइप के टीचर आए, ये फ्रेंच वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, और ये कौन से हमारे इंग्लिश वाले। मैथ्स के क्वेश्चन में मैथ्स वाले टीचर नहीं है। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teacher is seated and all of them are of same subject। मैं तुम्हें 10 बार बोल दिया। अब तुम्हें रूम में बिठाने हैं टीचर्स। अब हमें जरूरत है एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले। एचसीएफ निकाले, एलसीएम, एचसीएफ क्या निकालेंगे? अब इसमें एचसीएफ ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि बच्चों अगर मुझे नंबर ऑफ रूम्स निकालने, नंबर ऑफ रूम्स का टीचर ज्यादा होंगे, टीचर से कम होंगे, कम होंगे ऑब्वियसली, तो इनका क्या निकाल दो आप तीनों का, तीनों का एचसीएफ निकाल दो। तीनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई? पीछे निकाला ही होगा, दोबारा क्या करें इसमें। 48 के फैक्टर, 80 के फैक्टर, 144 के फैक्टर, इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 2 के 4 16। तो कितने टीचर, कितने मुझे वो चाहिए? 16 मुझे नहीं। अब मेरे पास एचसीएफ 16 है, मतलब ये तीनों चीज किससे डिवाइड हो सकती है? एक रूम में 16 बंदे रुक सकते हैं, एक रूम में। अच्छा, अब मेरे पास वो फ्रेंच के टीचर थे 48, एक रूम में कितने बंदे रुक रहे हैं? तो 48 बाय 16 कितने बंदे हो गए? 4 रूम चाहिए फ्रेंच के टीचर्स को। हिंदी वाले 80 है, 80 डिवाइड बाय 16 5 रूम चाहिए हिंदी वालों को। इंग्लिश के 144 टीचर है, 144 डिवाइड बाय 16 कितना आ रहा है मेरे पास? 9 रूम चाहिए किसके? कौन है वो? इंग्लिश। तो टोटल रूम्स रिक्वायर्ड कितना है? 17। यहां छोड़ा, एक नंबर भी नहीं दूंगा। अगर आपने कर दिया ऐड या ऐसे छोड़ दिया ठीक है, पर यहां पर जैसे छोड़ा है, नो मार्क्स। चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको क्या बोला हुआ है? एंगल बी और एंगल सी कैसा है? ए बी डी और ए सी डी इज इक्वल, शो दैट ए बी डी एंड ई बी सी। ए बी डी ये ट्राइंगल हो गया, और दूसरा कौन सा? ई बी सी ये ट्राइंगल हो गया। अब इन दो ट्राइंगल में कॉमन क्या आ रहा है? पहले तो एंगल ए, एंगल बी कॉमन है, तो पहले तो ये चीज हो गई सिमिलरिटी के लिए। बच्चों ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें वो क्यूटी क्यूटी किया था हमने बलमीत के साथ, याद करो। अब बलमीत याद है इसमें वो क्यूटी होता है, पी क्यू तो याद नहीं होगा। देख बलमीत, बीसी और बीडी, बीई और एसी, बड़े ट्रायंगल का बीसी, छोटे का बीडी, ओके चलेगा। बड़े का बीई, छोटे का एसी दे दिया यार। अगर एसी की जगह मुझे ए बी दे दिया जाता तो मेरा काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए बी डी और एंगल ए सी बी सेम है। अगर एंगल ए बी डी और एंगल ए सी बी सेम है, तो ए बी डी के ऑपोजिट आता है ए सी, और ए सी बी के ऑपोजिट आता है ए बी। ए सी और ए बी भी क्या होंगे आपस में? सेम। तो मैं चुपचाप ए सी की जगह मिटा के इसको क्या लिख दूंगा? ए बी। तो अब बी सी बाय बी डी, बीई बाय बी ए लिख दिया। दो साइड प्रपोर्शन, बीच वाला एंगल इक्वल, कौन सा क्राइटेरिया लग गया इसके अंदर? एससीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें पी क्यू आर एस टी ट्राइंगल दिया रखा है, देखना एक बार। फिगर सही थी ना, मतलब बढ़िया। चलो बताओ किसका हुआ है क्वेश्चन? चलो बताओ कैसे करें। हमें एंगल निकालना है कौन सा? बीपी और बीक्यू सेम करना है। बीपी ये रहा, अब बीक्यू सेम करना है। कैसे करें? अगर बीक्यू और बीपी सेम करना है तो एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कुछ हमें, और ट्रायंगल में इनके एंगल वैंगल कुछ इक्वल करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ काम बनेगा वैसे। और क्या है हमारे पास? और कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या करूं? अगर ये 30 है, कोई दिक्कत है? ये कितना है? 30। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अच्छा, इसने क्या कर रखा है? इसने ज्वाइन कर दिया ओ क्यू को, ज्वाइन ओ क्यू, इसने इसे ज्वाइन कर दिया। कोई दिक्कत है? हाँ है ना? अब एक बात बताओ, इसे ज्वाइन करने का मतलब ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? ये भी क्या है? रेडियस। ये दोनों रेडियस, ये दोनों क्या है? तो 230, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30। ये 30 क्यों हो जाएगा? ये 30 क्यों हो जाएगा बताओ? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल।
अगर ये 30 है तो एक बात सुनो कि मैं ना थोड़ा बड़ा नहीं कर सकता वैसे। ये रेडियस यहाँ जा रहा है, रेडियस यहाँ पर क्या एंगल बनाएगा? चलो बताओ। अब हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल 3 एंगल 4 इसके छोड़ो, हम एंगल 3 और 4 के बीच में देखते हैं। हम एक बात समझते हैं, एंगल 2 भी मेरा मतलब ये एंगल भी कितना आ गया? 30 आ गया। कोई दिक्कत है? क्यों 30 है? ये भी एंगल 1 ओ क्यू ओके सेम, अगर रेडियस है एंगल ऑपोजिट वो फालतू बातें मेरा सेम होने वाला है। ए क्यू बी को 90 भी ले सकते हो आप, सीधा सीधा आप ए क्यू बी को 90 भी ले सकते हो, तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि वो सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी लगा दो तब भी हो जाएगा उससे भी। देखते हैं, उससे पहले इससे करते हैं तो उससे करने का ट्राई करेंगे। अगर मेरे पास ये 2 आ रहा है, एंगल 3 कैसे निकलेगा? मतलब एंगल 3 मतलब ये वाला एंगल से बीच लाएंगे, कैसे निकलेगा ये वाला एंगल? कैसे? ये 30 है, ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा 90 होता है। तो ये वाले भाई साहब कितने बन जाएंगे? 60 बन जाएंगे। कोई दिक्कत की बात है? अगर ये 60 बना, पूरा ओ क्यू पी 90 होगा। क्यों ओ क्यू पी 90 क्यों होता है? ओ क्यू पी 90 होगा, थ्योरम 1। तो ये कितना हो जाएगा फिर? 30। कुछ तो आ रहा है सेम, कुछ तो सेम आ रहा है, कुछ तो वैल्यूज आई है मेरे पास जो मैं काम कर सकता हूँ। एक चीज और मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। कुछ ट्रायंगल का कुछ बन रहा है, ए क्यू पी ट्रायंगल है पूरा। इन ट्रायंगल ए क्यू पी पूरा ट्रायंगल है, एंगल ए क्यू पी में मेरा एक 30 डिग्री का आ रहा है। ये कितना आ रहा है? क्यू कितना आ रहा है? 30 प्लस 60 प्लस 30 कितना हो गया? 120। और एंगल पी मेरे पास 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल पी कितना आ रहा है मेरे पास? 30। ये भी कितना आ रहा है? अगर ये 30 ये भी 30, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यस और नो? अच्छा क्वेश्चन, बुरा क्वेश्चन? फिर देखो, फिर देखो जी, फिर देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूं आज। हमें किसी तरह बीपी और बीक्यू सेम दिखाना है। बोलो हाँ है ना? मैं पहले इसे ज्वाइन करता हूं। मैंने कहा ये 30 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस रेडियस, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। रेडियस हमेशा क्या होता है? सेम एंगल बनाते हैं। तो ये 30 ये भी 30 इक्वल, तो इनका ऑपोजिट साइड भी सेम। एंगल ए क्यू बी 90 डिग्री होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल ए क्यू बी 90 होगा, तो ये कितने बन गया भाई साहब? 60। कोई दिक्कत? ओ क्यू पी भी 90 होगा, क्योंकि थ्योरम 1 रेडियस हमेशा 90 बनाता है, तो ये 90 होगा पूरा, तो ये कितना बचा मेरे पास? 30। कोई दिक्कत? अब ये 30 ये पूरा मेरे पास, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ए क्यू पी, इस ट्रायंगल ए क्यू पी में सबका सम कितना होगा? 180। तो 120 प्लस 30 150, तो ये कितना बच गया भाई साहब? 30। अब 230 है, तू क्या है? 30। इन ट्रायंगल दिस 230 मैं भी 30, तो हमारी साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब बताओ ना, ये क्वेश्चन किसी सैंपल अभी उसमें था, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कौन सा पार्ट करोगे इसमें? बहुत बड़े गधे बच्चे का जिसने पहला पार्ट किया है, इसमें क्या करना चाहिए? सेकंड पार्ट क्या करना चाहिए था इसमें? हमेशा सेकंड पार्ट करना चाहिए था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। पर पहले हम तो फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमें क्या दे रखा है? साइन ए थीटा माइनस कॉस ए थीटा। ये वाला पार्ट 2 मार्क का है ही नहीं, ये वाला पार्ट 2 मार्क का है ही नहीं। साइन 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का स्क्वायर। बोलो छोटे बच्चों हाँ या ना? यस नो बोलो। ए स्क्वायर माइनस क्या लगा सकते हैं बच्चों? बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और ए 8 था ना, तो 8 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो यार 4 into 2। बच्चे पावर्स मल्टीप्लाई होती है, 16 नहीं हो जाता वो। क्या बात क्लियर है? समझ गए तो क्या बात। चलो ये आ चुका है मेरे पास। साइन 4 थीटा को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस 4 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
और साइन 4 cos 4 को लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अभी भी देखो 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 गाइस, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है यहाँ पर बी स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए है साइन स्क्वायर और बी क्या है यार, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं होता, मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर मैं जानबूझ के यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दूं, 2a भी ऐड करा, 2a भी क्या कर दिया माइनस। अभी मैं इस पार्ट को देख रहा हूं, इस पार्ट को देखता हूं, ये बन जाएंगे भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन कॉस स्क्वायर 1 तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया मेरे पास हाफ पार्ट। बोलो ऐसा नो, यहां पर ये मैंने इसको सॉल्व किया है। ये वाला पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर, तो यहां पर मैं नहीं लिख सकता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो ए माइनस बी और ए, बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है, तो आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, क्या बता भगवान करे आपका 5 का आ जाए, आएगा नहीं इतना भी, क्या तुम्हें अच्छा बोलो। चलो मैं सेकंड पार्ट ही करना चाहिए। अब देखो क्या है बच्चों, साइन प्लस कॉस किसके इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, मैं तो बोला जब भी क्वेश्चन आया सबसे पहले साहब स्क्वायरिंग करनी होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 1 ऐड है, वहां जाके 1 क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो तो ये तो नहीं छोड़ा ना किसी ने, किसी ने इसको करके ये तो नहीं करा ना, ऐसा कोई तो नहीं है ना, किसी फर्स्ट पार्ट क्या हो सेकंड ना क्या हो, मतलब यार ये तो बहुत सिंपल है। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस, हाँ दोनों नहीं करे वो अलग बात हो सकती है, चैलेंज मत करो, दोनों ही नहीं करे। चलो, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई, कितना एरिया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर 5 पाई, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, एंगल निकालना था, इससे घटिया क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, थीटा बाय 360 थीटा बाय 360, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 5, 5 पाई दे रखा है मुझे एरिया, पाई से पाई क्या हो गया 25 जाएगा, सॉरी 25 जाएगा 5 से, ये कैसे चल जाएगा 1 से, 5 जाएगा 1 से, ये कैसे चल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल 72 डिग्री। पाई की वैल्यू सॉल्व तो नहीं करोगी तुमने, है ना, अच्छी बात। सेक्शन बी भी हमारा ओवर, अब आते हैं सेक्शन सी पर, क्या बात कर, कितना चल रहा है हमारा, कैसा इजी है टफ है, बी, ए इज गुड, जो जैसा एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसा। अब मैं चाहता तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए तुम्हें बहुत हल्का पेपर दे था, जो लास्ट टाइम में दिया था तुम्हें, जिसमें काफी बच्चों की 70s आए, अगर तुम्हारे इस पेपर में 65 70 प्लस आ रहे हैं तो तुम्हारे बोर्ड में आप +10 लेके चलो कि आ ही जाएंगे आराम से, ठीक है। चलो 3 बंदे कुछ घूम रहे हैं, रियल नंबर बहुत डाला मैंने, रियल नंबर पूरे 5 नंबर का है इसके अंदर, 2 नंबर की था सेक्शन बी में, सेक्शन सी में भी 3 नंबर क्वेश्चन। अमिता स्नेहा सुनेहा, ये क्या नाम है, स्नेहा लिख देते, एंड राघव स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड फॉर ग्रीटिंग each person an old age home on new year. In order to complete one card they take 10, अमिता लेती है 10 मिनट कार्ड बनाने में, स्नेहा लेती है 16 मिनट और राघव से लेते हैं 20 मिनट कार्ड बनाने में। If all of them started together, at what time they will start preparing a new card together? साथ में कब कार्ड बनाएंगे, साथ में कब वो कार्ड बनाएंगे, अरे भाई ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेकंड का नहीं, एक्सरसाइज फर्स्ट है इसमें, तो एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, वो तीनों साथ जॉग कर रहे होते हैं, वो जॉगिंग करते करते मिलते हैं रास्ते में आगे जाके कहीं, तो वही तो क्वेश्चन है। अब तुम्हें आंसर जब बड़ा चाहिए होता है तो एलसीएम निकालते हो, क्या निकालते हो,
एलसीएम, तो इन तीनों क्या निकाल लोगे आप, एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 80, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पहला कार्ड भाई 80 मिनट बाद वो सारे साथ मिलेंगे, तो कितने मिनट बाद साथ में मिलेंगे, 80 मिनट के बाद साथ में मिलेंगे सर, कोई दिक्कत तो नहीं। Why do you think there is a need to show elders that a young generation cares for them and remembers the contribution made by them in the prime of their life? बच्चे कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपके पास ना आपको बताना है कि क्या वैल्यू इसमें दिखाई जा रही है। पहले ना 2000 आपके 23-24 से पहले पहले पेपर में आता था, 1 मार्क का आता था क्वेश्चन ये। अब इसमें कुछ भी लिख दो, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, कुछ भी लिख दो मार्क मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो आप कुछ भी लिख दो कि काइंडनेस दिखा रहे हैं हम, या रिस्पेक्ट, या या नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे भाई। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर दिखाना जरूरी है, दे नीड लव, कुछ भी लिखो आप। चलो क्या लिखा है, चलो यार अब देखो, सी का आसान क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो इज 1/2 फाइंड द अदर जीरो। भाई एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई होता है, बोलो सारे हाँ है ना। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई होता है, यस और नो, सी लैम्डा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अच्छा एक तो मैं जब पहले 1/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2, तो बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 2/2, तो बीटा तो आ रहा है 1, कितना है बीटा -3/2, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो -3/2 माइनस 1/2 -4/2, तो बीटा कितना आ रहा है -2, कितना आ रहा है बीटा। अल्फा की वैल्यू 1/2, एक जीरो 1/2 था, दूसरा जीरो -2 था, अल्फा बाय 2, 2 से 2 कट गया, -1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। इतना कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलो, ओहो मीडियन, छी छी छी, ये तो नहीं हुआ वो गलत। अब ना काफी बच्चों को लगा कि मीडियन का क्वेश्चन है तो इसमें तो हमें पूरा फॉर्मूला लगाना है, l+n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच करके। नहीं, ये मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला नहीं करना आपको कुछ भी। इसमें नॉर्मल आपको देखो, ये एक्स आई एफ था, सब क्या भार में, आप बस सी एफ निकाल लो। आई होप सबको सी एफ निकालनी आती है, आती है। 8 8 + 10 18, 18 में फालतू चीजें ऐड करना। आप वही काम को जो आप करते हो नॉर्मली, पहले सीएफ निकालते हो, वही निकाली, फिर सीएफ का टोटल डिवाइड बाय 2 करते हो, 120 डिवाइड बाय 2 क्या करते हो 60, और फिर लोकेट करते हो यहाँ पर 8 से 18 के बीच में, नहीं नहीं नहीं, इसके बीच में, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाती थी। क्या होती मीडियन, ये हो जाती थी, बोलो हाँ है ना, ये करते थे हम। अरे भाई पर इसमें फॉर्मूला हम तब लगाते थे क्योंकि ना वो 20 से 30 के बीच में आता था मीडियन, ऐसा कुछ आता था कॉर्नर सीरीज में, तो हम फॉर्मूला लगाते थे, एग्जैक्ट नंबर निकालते थे। यहाँ नंबर दे रखा है पहले से ही, कितना मीडियन थी था 5, खत्म क्वेश्चन। इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, मीडियन चाहिए था, मीडियन क्लास थोड़ी चाहिए थी मुझे आपसे, मैंने आपसे मीडियन पूछा। अरे आप बताओ, अब वो गंदा वाला बड़ा फॉर्मूला l+n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच तब लगाते हो क्योंकि ना आंसर ना आपका कुछ आंसर कुछ ऐसे 20-30 आ रहा होता है, 30 से 40 ऐसे आंसर आ रहे होते हैं, और हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाते हो, दे तो दे एग्जैक्ट वैल्यू तुझे 5, क्या दिक्कत है देखो, हाँ है ना, तो सीधा आंसर इज 5। 0 नंबर मिलेंगे बच्चे, लगना ही नहीं है ना फॉर्मूला, क्या लोअर लिमिट क्या अपर लिमिट। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का, टाइम यहां बचाने हैं। चलो ये भी आसान था। द सम ऑफ टू नंबर 16, x प्लस वाई किसके इक्वल है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/3, यही है, बोलो हाँ है ना। अब दो, अब जो सॉल्व करना है मुझे, तो मैं काम कर दूंगा बस, y की जगह डाल दूंगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3, एलसीएम लूंगा, 16 3 48 इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48, 12 4 क्या होता है 48, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48, x कॉमन तो x माइनस 12 माइनस 4 कॉमन x माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 12 एंड 4, तो अगर x 12 है तो y 4, अगर x 4 है तो y 16, दोनों केस जो लिख कर आएगा बच्चा उसे ही मार्क्स मिलेंगे,
पूरे, वरना नहीं मिलेंगे पूरे नंबर में, पहले ही बता दूं। x की 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू y के जो निकाल के आएगा उसे ही पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो 3 नंबर में तुम्हें बच्चा बच्चा वाला ऑप्शन दिया एकदम, तुम्हारी मर्जी। ये सिंपलीफाई कैसे करोगे? नहीं सिंपलीफाई होगी कैसे? चलो अब देखो, अब तो कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन कौन चैप्टर का था? क्वाड्रेटिक का। ऑप्शन में दे दिया लीनियर। ऑप्शन में क्या दे दिया? पहली बात तो वो सब झूठ है। अगर आपको कोई बोलता है ना कि मेरा चैप्टर नंबर 3 10 नंबर का आएगा, चैप्टर 4 5 का आएगा, चैप्टर 1 2 इतने का आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। चैप्टर 2 3 4 5 20 नंबर के आएंगे। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है कि चैप्टर 2 में से पूरा 20 नंबर डाल दे, एग्जामिनर की मर्जी चैप्टर 3 में से पूरा 20 नंबर की डाल दे, या उनमें से कैसे वो बांटना है। ये कभी नहीं होगा 5 नंबर का ही चैप्टर है। तो एक बार याद रखना, तो आपको हर चैप्टर 2 से 5 तक सारे ढंग से प्रिपेयर करने हैं। कोई भी कितने भी नंबर का आ सकता है, वो यूनिट 20 नंबर की है एग्जैक्टली। हम बस ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड में क्या हो रहा है, हम एग्जैक्टली कभी नहीं बता। चलो बताओ, इसमें तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, लीनियर का। 37x प्लस 41y इक्वल टू 70, 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। आपको 10 बार बोला है जब भी चाहे क्वेश्चन है इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, रोना आ जाएगा सच्ची में। पहले दोनों को ऐड, 37 प्लस 41 कितना हो जाएगा? 78x प्लस 78y इज इक्वल टू 156। 78 कॉमन लिया, x प्लस y इज इक्वल टू 156। x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर है? फिर दोनों को माइनस, 37x प्लस 41y इक्वल टू 70, 41x प्लस 37y इक्वल टू 86, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, 37x माइनस 41x कितना हो जाएगा? 37 माइनस 41 कितना? 41x माइनस 37y कितना? 70 माइनस 86 कितना? 4 कॉमन लेके काट दो तो माइनस माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4। अब दो इक्वेशन बन रही है लीनियर की, x प्लस वाई 2 और माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 4। दो साथ में सॉल्व कर लो, आपका काम खत्म, x और y निकाल लो। अब इतना ये इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा है। ये तो ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, y माइनस 1 x 3, y माइनस 1 और x कितना आ जाएगा? 3। आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? मैं होता ऊपर वाला करता, मैं तो कभी जिंदगी में देखता भी नहीं है। चलो बट मैं नहीं हूं ना, तुम हो। सेक्शन सी का नहीं, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद देखो। हाँ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल एट बी, ओहो हो, यहां पर एबीसी बनाया, एंगल बी 90 है, tan ए 1 है, tan ए कितना है? 1। tan ए 1 है तो tan ए 1 कब आता है tan में? 45। तो ये कितना हो गया? अब ये 90 है, ये 45 है, तो ये ले भाई साहब भी क्या है, हमें 2 sin ए cos ए 1 दिखाना था, तो 2 sin 45 cos 45 इज इक्वल टू 1, 2 का 2 sin 45 1 बाय रूट 2, cos 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 1 बाय 2 इनटू 2, आंसर इज ये। सेक्शन सी मैंने घटे दे दिया मेरे ख्याल से, सेक्शन ए भी अच्छा था, ठीक था, सेक्शन सी देखो पूरा गिरा दिया। चलो ऐसा भी गंदा आ जाओ ऊपर वाला। कोई बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का नहीं है, बाहर का है थोड़ा सा। चलो PQ 10, ये पूरा 10 है, इधर देखो बच्चों, QR 8 है और PR 12 है। क्या कोई दिक्कत है? यस और नो? हाँ ना बोलो। अब PQ 10 है, PQ पूरा कितना है? 10। अगर ये पार्ट x है तो ये पार्ट कितना होगा? ये x है तो ये कितना होगा? अगर ये x है और ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा? ये 10 माइनस x तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 8 माइनस x तो ये भी कितना हो जाएगा? थ्योरम 2 ऑफ सर्कल्स, तो 10 माइनस x प्लस 8 माइनस x इज इक्वल टू 12, 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 12, 6 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। अब x 3 है तो आपको जो निकालना है QM 3 आ जाएगा, RN निकालना है, RN कितने RN RM RN निकालना तो 8 माइनस 3 5, जो आपको चाहिए आपका आराम से आ जाएगा। क्लियर? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट ये इसका मैंने आपको वो भी कराया, ट्रायंगल्स वाली वीडियो में भी है क्वेश्चन, इसका आंसर 1/3 होता है। देखो क्या है क्वेश्चन,
इक्वल सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश टचिंग ईच अदर एट x। इक्वल सर्कल मतलब इनका रेडियस कैसा है, सेम। ये चीज और ये चीज, तीनों चीज कैसी है, सेम। उसके बाद बोला जा रहा है O प्रोड्यूस हो रहा है O डैश पे एट A, हमें डायग्राम बोला हुआ है। AC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, AC यहाँ इसके लिए टेंजेंट है, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। O डैश D इस परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर बना रहा है। अब भाई ये दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं, एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ ADO डैश और दूसरा ट्रायंगल में क्या ले रहा हूँ, ACO। अब तुम देख रहे हो सर्कल्स ऑप्शन में, ट्रायंगल्स, कुछ भी हो रहा है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए कॉमन, डी पे 90 बन रहा है और यहाँ पर सी पे भी 90 होगा। क्यों, डी पे 90 बन रहा है क्वेश्चन में गिवन है और सी पे 90 होता है बाय थ्योरम 1। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। अगर दोनों सिमिलर है तो साइड्स कैसी होगी, प्रोपोर्शनेट। AD बाय AC, AO डैश बाय AO और AD बाय AC, AO डैश बाय AO, DO डैश बाय CO। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, DO डैश बाय CO निकालना है। बच्चे AO डैश ये है, बच्चे AO डैश है, ये और ये सेम है। क्यों सेम है, तीनों रेडियस ही तो है और दो इक्वल सर्कल्स है, तो सबका रेडियस कैसा होगा, सेम। तो ये और ये सेम है और AO को मैं लिख सकता हूं थ्राइस ऑफ AO डैश, थ्राइस ऑफ। अगर ये तीन चीजें सेम है तो AO डैश, O डैश, X और O सब सेम है। तो यहाँ अगर ये रेडियस है एक, ये 3R हो जाएगा और ऊपर एक आ रहा है तो A से AO डैश कट जाएगा, तो DO डैश बाय CO किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/3। चलो, मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था ये तो भाई। सेक्शन सी की होती है समाप्ति। अब आते हैं सेक्शन, नहीं किस सेक्शन सी हो गया ना, अब डी। छी 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 छी, इतना तो भाई मैं मान सकता नहीं हूं तुमने ये नहीं छोड़ दिया, अगर ये छोड़ दिया होगा तो। क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन का एक 5 मार्कर आ गया, 3 मार्कर भी आया था। स्टैट्स का एक 3 मार्कर आया था, एक 5 मार्कर आ गया और दो क्या थी, केस स्टडी। दो केस स्टडी कहते हैं। MCQ कितने मार्क का हो गया, स्टैट्स 10 होता। स्टैट्स अब देखो आ सकता है, चलो बताओ कैसे करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैट्स आता है, 2 मार्क की प्रोबेबिलिटी डाल दी, 8 का वो 2 का वो। अब दोनों चैप्टर 10 नंबर के है, पर मेरी मर्जी, मैंने 8 का स्टैट्स डाल दिया, 2 का प्रोबेबिलिटी डाल दिया। चलो पढ़ो, 8 का भी नहीं, 9 का स्टैट्स डाला, 1 की प्रोबेबिलिटी डाली। क्यों, प्रोबेबिलिटी का कौन सा 2 का अंक और नंबर। चलो देखते हैं, आओ कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ ऑफ 100 स्टूडेंट्स। बच्चे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, आपको पता जब चीज कोई कॉन्टिन्यूस नहीं होती तो जितना गैप होता है 60 और 65 में कितना गैप है, 1 का। 1 का गैप को डिवाइड बाय क्या करते हो आप, 2, और लोअर लिमिट से माइनस अपर लिमिट में ऐड, लोअर में माइनस अपर में ऐड, लोअर माइनस अपर में ऐड, जितना गैप होता है उसको डिवाइड बाय 2 करके लोअर में माइनस अपर में ऐड, माइनस ऐड 1/2 हर जगह ऐड माइनस करके ये आ रहा है मेरा नया x। ये क्या रहा है नया मेरा x, x आ गया। फ्रीक्वेंसी मैंने पहले दे रखी है, मुझे चुपचाप क्या निकालना है बस इसमें, मीडियन। सबसे पहले क्या निकालते हैं, CF 1 + 2 3, 3 + 9 12, 9 + 34। ये आप क्या निकाल लोगे, पूरी CF निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है CF निकालने में। मीडियन का फॉर्मूला बोलो, L + n/2 - CF / F इंटू कितना आ रहा है, H। कोई दिक्कत। अच्छा लोअर लिमिट, अच्छा वो कितना है, 100/2 50, किसके बीच में ला कर रहा है, 34 और सॉरी 12 और 34 के बीच में ला कर रहा है। अच्छा ये तो गलत दे रखी है ना, अच्छा नहीं 34 67 के बीच में ला कर रहा है, तो मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी 50 है ना, तो ये हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। क्या बात क्लियर है। लोअर लिमिट कितना 94.5, n/2 कितना 50, CF ऊपर एक क्लास का कितना 34, फ्रीक्वेंसी मेरी क्लास का कितना 33, H माने क्लास साइज, क्लास साइज कितनी है मेरी यहाँ पर 94.5 से लेकर 104.5, 10 डाला सारी चीजें। L + n/2 - CF / F इंटू H करके मेरा आंसर कितना 99.35। क्या इसमें कोई दिक्कत है बच्चों, 99.3 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ना रात का एक बार ध्यान रखो एग्जाम के लिए कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो हमेशा
2 डिजिट डेसिमल प्लेस तक जाना ही जाना है, एक पे कभी नहीं छोड़ना। अभी की नहीं काटूंगा बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। चलो बताओ जी। कैसे करें? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत है किसी को? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। P किसके ऊपर पॉइंट है? एक BC के ऊपर पॉइंट है। कुछ बच्चे मेरे पास आए, मुझे बोलते हैं कि BC सर ये वाला पॉइंट का नाम क्या है? मैंने कहा P लिखा था क्या? वो तो यही वाला पॉइंट का नाम है P। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा उन्होंने कि BC के ऊपर लिखा है। मैंने कहा सॉरी, मैं थोड़ा चिपका के लगाऊंगा अगली बार। BC के ऊपर पॉइंट है P, और DP कितने है? DP है मेरे पास व्हेन प्रोड्यूस टू मीट, हाँ AB एट L, ठीक है। प्रूव दैट DP बाय PL, DP बाय PL इज इक्वल्स टू DC बाय BL। कौन से दो ट्रायंगल लूं? कौन से? DCP और BPL, ये दो ट्रायंगल ले ले। हम ट्रायंगल ले रहे हैं DPC एंड कौन सा ले रहे हैं? BPL। अब मुझे ABCD पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के में खास बात भी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होते हैं। देख जूद होगा कर लेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, हम बहुत जल्दी है। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा नहीं बन रहा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? तो मैं बोल दूंगा एंगल CDP इक्वल टू एंगल PLB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और मिल जाता कितना बड़ा हो जाता आज तो। ये और ये भी इक्वल होंगे नहीं होंगे? क्यों? या फिर ये दोनों भी इक्वल होंगे नहीं होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो तुम्हें अच्छा लगे देखने में। DCP is equals to PBL, alternate इंटीरियर एंगल। रीजन रीजन डबल ए से सिमिलर। कौन दो सिमिलर हो गए? DCP किसके सिमिलर हुआ? DCP, अब देखो D के इक्वल कौन था? D के इक्वल L था, ठीक है, और C के इक्वल B था, तो LBP। तो DCP किसके सिमिलर है? LBP के। मुझे क्या प्रूफ करना था? अगर सिमिलर है तो DP बाय LP इक्वल होगा DC बाय BL। अब CPS पहली पार्ट क्या लिख दो? CPST लिख दो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखना, लिख दो, वरना नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड पार्ट DL बाय DP। अच्छा DL मेरा ये रहा, DP कितने है? DP मेरा आधा, DP आधा हो गया। और AL बाय DC, AL तो ये हो गया पूरा, और DC क्या है? ये। कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करके दिया। मैंने एक बात बोलती ना, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल, वो यूज होगा। कौन सा दो ट्रायंगल ले? DLA और मेरा मन है PLB लेने का, ले लूं? कौन सा लूं? DLA तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे DLC पूरा चाहिए। और दूसरा कौन सा लूं? PBL ले लूं एक बार? चलो लेके देखते हैं। हाँ 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 हाँ, DCP। चलो चलो कोई बात नहीं, सबका करते हैं। DAL ले लेते हैं, और दूसरा कौन सा कह रहे हो आप? चलो वो DCP, तुमने वो कहा सुना वो DCP छोड़ो फालतू। तो नहीं, मैंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आ जाओ, फोकस 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 फोकस। अच्छा फोकस यूज नहीं करना लाइफ में कभी। DAL और DCP, ये और ये इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे? और क्या इक्वल होगा? यहाँ पर DAL लेने के बाद मेरे पास AL तो आ जाएगा, मेरे पास DL आ जाएगा, DP आ जाएगा, मेरे पास AL
आ जाएगा और सीपी आएगा, सीपी आ जाएगा या फिर डीपी डीसी चाहिए तुम्हें तो चलो लेके देखते हैं, नहीं करेंगे वरना। चल कौन सा दो इक्वल है बताओ। एंगल सबसे पहले एंगल डी सी पी इज इक्वल टू एंगल क्या है डी ए एल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, सबको पता है बात। आगे और चीजें और कुछ मिल जाता बढ़िया रहता। एंगल डी और एंगल एल की खुशी में एंगल डी और एल पूरे इक्वल होंगे ना। हम सी डी पी, हमारा सी डी पी यूज नहीं हो रहा बच्चे, सी डी पी और डी एल ए। हाँ, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू एंगल डी एल ए बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम बोलेंगे डी ए एल किसके प्रोपोर्शनेट है, डी ए एल प्रोपोर्शनेट है। जहां मेरा ए है वहां इसका सी होना चाहिए, क्यों ए और सी सेम थे। जहां मेरा डी है वहां पर नहीं, जहां पर बड़े वाले का एल है, जहां बड़े वाले का एंगल एल आ रहा है वहां पर मेरा एंगल क्या होना चाहिए डी। तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर सी डी तो हो गया पी सी डी। कौन सा होगा डी ए एल और प्रोपोर्शन किसके है सिमिलर किसके है, क्यों डीसीपी और डीएएल। जहां पर डीसीपी छोटे वाले का सी है वहां बड़े वाले का क्या होना चाहिए ए। सीडीपी, सीडीपी छोटे वाले का जहां डी है वहां बड़े वाले का क्या होना चाहिए, छोटे वाले का डी है बड़े वाले का एल। ठीक है, अब क्या मुझे से चीज आ रही है, जो चीज चाहिए मुझे डीएल डिवाइड बाय हो रहा है डीपी से, चलो ठीक है, और एएल डिवाइड हो रहा है सीडी से। ठीक है जी, सीपीएसटी से हो गया, बहुत बढ़िया। क्या बात क्लियर, पक्का। चलो और क्या चाहिए मुझे, दो पार्ट्स है ना यार, एलपी और पीडी 2/3 है। एलपी और पीडी कितना है, एलपी एथे और पीडी एथे। अगर ये 2/3 है एलपी, हाँ तो मुझे बीपी, बीपी का है बीपी और बीसी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, अगर मैंने जो फर्स्ट पार्ट में इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया था, क्या उससे कुछ निकाल सकते हैं। हमने कौन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, डीपीसी किसके प्रोपोर्शन सिमिलर है, डीपीसी किसके सिमिलर है, डीपीसी एलपीबी के किसके सिमिलर था, एलपीबी के सिमिलर था ना, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और एंगल पी के इक्वल है। तो अब इधर से लेते हैं डीपी बाय एलपी, डीसी बाय एलबी और पीसी बाय पीबी। बच्चों डीपी की वैल्यू डीपी की कितनी है 3। बच्चों एलबी एलपी एलपी 2, चलो है। बच्चों डीसी डीसी नहीं है वहां पर, डीसी छोड़ो, एलबी एलबी नहीं है छोड़ो, पीसी चाहिए मुझे मेरे पास, पीसी अच्छा डीसी बाय एलबी है और पीसी बाय पीबी है। क्या ये चीज आ रही है मेरे पास, आ जाओ मार्क कर लेते हैं। बचे डीसी बाय एलबी, डीसी बाय एलबी भी 2/3 पे है, मतलब ये भी जब इसको इससे डिवाइड करूंगा 3/2 आएगा। क्या मैं गलत तो नहीं हूं बच्चों। पीसी बाय पीबी, पीसी कितना है मेरे पास 3 और पीबी कितना है 2, क्यों सब सेम है। मुझे निकालना है बीपी बाय बीसी, बीपी कितना है मेरा और बीसी कितना है मेरा 5, तो रेशियो कितना आ जाएगी 2/5। इजी है टफ है, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें। आ जाओ 34। बच्चों मैंने तुम्हें सेक्शन सी और डी घटिया दिया एक नंबर का, कितनी बार किया हमने ये वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पहले करें, पहले सेकंड पार्ट आसान पहले करेंगे क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है ये। 1/x को वहां ले आऊंगा, a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। कोई दिक्कत है यहाँ पर, यस और नो। एलसीएम लूंगा यहाँ पर, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ए बी बी प्लस ए, एक्स एक्स क्या हो गया, माइनस साइन कॉमन लिया, a प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, b प्लस ए डिवाइड बाय ए बी, बी प्लस ए से a प्लस बी आपस में क्या हो गया माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। कोई दिक्कत है। उसके बाद 0 का 0, x कॉमन लूंगा फर्स्ट टू टर्म से, x प्लस बी, ए कॉमन लूंगा x प्लस बी,
एक्स की दो वैल्यू आ रही कौन सी, माइनस ए एंड माइनस, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया था तुम्हें, ये 5 नंबर का ये दिया तुम्हें मैंने, 2 मार्क का ज्यादा मुश्किल है। चलो, find the smallest value of p for which the quadratic equation x square minus 2 into p plus 1 into x plus p square has real roots। रियल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होती है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मैं होता मैं इंशाल्लाह करता, पर तुम छोटे बच्चों देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, b कितना है माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 माइनस 4a1c p स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। मैंने ग्रेटर इक्वल टू क्यों, रियल रूट्स है, रियल मतलब इक्वल भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए 0 भी और 0 से बड़ा भी। 4 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p ग्रेटर इक्वल, सॉरी माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर आपस में क्या हो गए, 4 कॉमन लिया, 1 प्लस 2p इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया 0, 4 वहां चला गया, 2p प्लस 1 0 से बड़ा, 2p इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1, p इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1/2, p की वैल्यू माइनस हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस हाफ से, p की वैल्यू किससे बड़ी है, माइनस 1/2, किससे बड़ी है, p की वैल्यू किससे बड़ी है, माइनस 1/2 से बड़ी है, किससे बड़ी है माइनस 1/2 से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है माइनस 1/2, हमें स्मॉलेस्ट लेनी है, उसने बोला माइनस 1/2 से बड़ी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, पी की वैल्यू माइनस 1/2 लूंगा, एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 1 माइनस 2 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा ये, -1 -2 होगा ना बच्चे, प्लस 2 मिनट p प्लस 1, तो माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 1/2 इंटू -2 -2 इंटू -1/2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या बन गई आपकी इक्वेशन बन गई है। सॉल्व कैसे करोगे इसे, अब इसको सॉल्व करो ना, x की वैल्यू तो निकालनी है, कैसे निकालोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, क्या करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ले, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन लिया, 2x माइनस 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू आ रही है 1/2 और 1/2, ये भी 5 नंबर का डिजर्व नहीं करता, बट ये चलो मैं तब भी मानता हूँ लेंदी तो है एटलीस्ट, वो तो कुछ था ही नहीं, क्या बात क्लियर है। चलो आओ 34 कर लिए थे, 35 में देखो क्या है, A solid iron pole consists of a solid cylinder of height 200 सेंटीमीटर, एक सॉलिड आयरन पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है हमारे पास सिलेंडर शेप की 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर की हाइट है। उसके बाद बोला जा रहा है बेस ऑफ द डायमीटर 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 14, which is surmounted by another cylinder of height 50 सेंटीमीटर। अब यार उसकी हाइट 50 है, रेडियस 7 है, तो मतलब इससे थोड़ा छोटा है, समझ आ रहा है, सिलेंडर बना हुआ ऊपर थोड़ा सा क्यूट सा, ठीक है, इसकी हाइट है 50 और इसका रेडियस है 7, कितना रेडियस है इसका, हाँ ठीक है जी,
फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, मास निकालना है, मास मतलब कितना वेट है, वेट निकालना है तो मतलब क्या निकाल दोनों की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दो सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दो रेडियस, दो हमारे पास है ना पोल, पहले पोल का पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर 196 और हाइट कितनी है एच, हाइट एच नहीं है, एच की हाइट कितनी है आपके पास 200। उसके बाद दूसरा रहेगा पाई का पाई, रेडियस है 7 का स्क्वायर 49 और हाइट कितनी है 50। 196 इंटू 2 कितना होता है 392, कितना होता है 392, 392 पाए 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2, 39200 राइट। इतना पाए प्लस 49 इंटू 5 कितना होगा 49 इंटू 5 इज 245 तो 2450 पाई। अच्छा 39200 2450 056 कितना रहा मेरे पास 41650 कितने क्यूब पाई सेंटीमीटर क्यूब है कि हाँ सेंटीमीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम है बच्चों। अब मैं पाई, तुम्हें पाई को सॉल्व करनी है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है तुम कर लेना। जब तुम्हें पाई को 3.14 डाल के सॉल्व करनी है उसके बाद तुम्हें बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 8 ग्राम का है, तो तुम्हारे पास 41650 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो मल्टीप्लाई बाय 41650 सेंटीमीटर क्यूब ऑन बोथ साइड। ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? और फर्स्ट पार्ट ही करना चाहिए, सेकंड पार्ट थोड़ा सा अजीब है, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूं कौन सा पार्ट करना चाहिए था हमेशा फर्स्ट। टेंट बनाया, अटेंड द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। भाई हम सिर्फ ये देख लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया नहीं हुआ? फर्स्ट पार्ट ये रहा, पढ़ो। टेन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। सिलेंडर है, सरमाउंट किससे हुआ है? कोन से। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 24, डायमीटर इज 24 तो रेडियस कितना हो गया 12। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 11। If the vertex of the cone is 16 meter above the ground, अब एक घटिया चीज है, वर्टेक्स 16 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब ये होता है वर्टेक्स, कॉर्नर पॉइंट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स 16 मीटर ऊपर है ग्राउंड से ऊपर, मतलब पूरा 16 है, ये पूरा कितना है 16, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, ये बस मेन चीज थी बस। उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। एरिया ऑफ अ कैनवस, तो भाई रिक्वायर्ड एरिया, बच्चों सबसे हैंडसम बच्चों से मिल पाऊं, मिल तो शर्मा क्यों रहे तो बल्ली। आ जाओ, रिक्वायर्ड एरिया पाई आर एल, और नीचे का एरिया क्या होता है बताओ, बाहर बाहर लगा है सिर्फ टेंट, बाहर बाहर एरिया, और ऊपर का एरिया पाई एल प्लस पाई आर, ये आया तो पाई आर कॉमन एल प्लस 2h, पाई कल 22/7। रेडियस अभी मैं दोनों, रेडियस दोनों का सेम है, कितना है 12। स्लांट हाइट निकालने, क्या निकालनी है 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169 तो 13 आ जाएगी स्लांट हाइट। टू हाइट, हाइट सिलेंडर की कितनी है 11, 11 टू आ गया 22 इंटू 12/7 इंटू 13 प्लस 22 कितना 30, तो ये 1 से जाएगा, किससे जाएगा 5, मल्टीप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ਤੁਹਾਡੀ। वैसे सेकंड पार्ट ज्यादा आसान था, बट वो कौन मतलब बांटा हूं वर्टेक्स वाली बात किसी बच्चों को ज्यादा समझ नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना तो पेपर ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्लियर? पक्का बताओ हाँ या ना? चलो 3 केस स्टडीज जो आई थी, केस स्टडी नंबर 1 चैप्टर बताओ, चैप्टर बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत सही। अब एपी में क्या हो रहा है देखो, अक्षत के फादर है, कुछ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उन्होंने 360 ब्रिक ऑर्डर, ईटे कितनी ऑर्डर करी है, तो टोटल एसएन दे रखा है 360 बच्चों। इंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई टू कीप द ब्रिक इन सच अ मैनर दैट द बॉटम हैज 30 ब्रिक्स, सबसे पहले 30 ब्रिक्स होगी, उसके बाद कितनी होगी, एक एक कम हो रही है 29, फिर 28, फिर 27 कम होती जा रही है। The supplier stacked 360 bricks in the following manner, 30 bricks in the bottom, 29, 28 चला जा रहा है।
हाउ मेनी रोज 360 bricks आर प्लेस्ड, कितनी रोज, n निकालना है, क्या निकालना है, Sn दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn सम कितना दे रखा है, नंबर ऑफ रोज नहीं पता, पहली टर्म 30 का 2 60, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 29 माइनस 30 माइनस 1, 60 माइनस n प्लस 1, तो यह आ जाएगा 61n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 720। तो मेरी क्वाड्रेटिक बन रही है n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 720। कौन सी क्वेश्चन बन रही है ये आपकी, कौन सी बन रही है, सॉल्व कर लो भाई, एंडिंग आ जाएंगे। अब सीधा मैं नेक्स्ट पेज पे जंप करता हूं और मेरे पास सॉल्व किया हमने, यही हमारी 61 सब बेन थे बन रही, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है 45 और 16, कितना है 45 और, या फिर 45 रोज लगे या फिर कितनी रोज लगी है 16, आप बताओ क्या लिखोगे बच्चे। 45 रोज का आप खुद सोच के देखो, 30 29 तो 16 तक जीरो हो रही है, उसके बाद नेगेटिव में जाएगा, उसके बाद किस में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हेंस नंबर ऑफ रोज आइदर 45 और 16, 45 नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप एन की वैल्यू 45 डालोगे आंसर आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर नेगेटिव में। ये बात दिखाना जरूरी है, ये नहीं दिखाओगे मार्क्स कटेंगे। आप कभी भी कोई चीज रिजेक्ट करते हो, स्पीड पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव कट कर देते हो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज दिस इज ऑब्वियस। ये चीज ऑब्वियस नहीं है। जिस बच्चे ने अगर n45 निकाल के दिखा दिया, 60 दिखाया पर 45 प्रूव नहीं किया, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, आपका तो पूरे 2 नंबर गए। अरे सेकंड पार्ट तो पूछा ही नहीं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द टॉप रो मतलब an, लास्ट बॉटम इज द फर्स्ट रो ना, फर्स्ट रो सेकंड टॉप रो में पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्या पूछ रहा है, an क्या पूछ रहा है, an का फॉर्मूला, a मेरे पास 30 n 16 कॉमन डिफरेंस -1, तो 30 -15 टोटल, लास्ट रो में 15 ब्रिक्स लगे, कितनी ब्रिक्स लग जाएगी, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द 10th रो, a प्लस a है d है, a कितना है 30, d कितना है, d कितना है -1, d कितना है, निकाल लो, पता नहीं क्या फालतू चीज थी। इन विच रो 26 ब्रिक्स आर देयर, अब ये क्या पूछ रहा है, तो मतलब an 26, जब n टर्म 26 है तो n क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट टर्म तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म तुम्हारी 30, n तुम्हारा है नहीं अभी, तुम्हें कौन से टर्म में चाहिए उठा, d कितना है -1, 26 माइनस 30 -4 डिवाइड बाय -1, तो 5 इज इक्वल टू n -1, तो 6th रो में आपके पास 26 ईंटें होगी, ये यहां जाएगा -1 यहां मल्टीप्लाई वहां जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4, n की वैल्यू क्या आ रही है 6, ओ 4 + 1 5, मैंने कर दिया, n पर मतलब टोटल 5 रो होगी, 5th रो में आपके 26 ईंटें लगेगी, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से इसकी नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, पर अब जिस हिसाब से उस हिसाब से ही होगा। फर्स्ट पार्ट 2 मार्क का, दोनों 1 मार्क के, सी एंड डी, पहला पार्ट 2 नंबर का। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, बहुत लंबा चले गए, बहुत इजी क्वेश्चन, बट बच्चों को बड़ी दिक्कतें आई है इसके अंदर, मुझे नहीं समझ आई काहे। आओ बच्चों देखो क्या है, 823 है, अब काफी बच्चे ना इधर सेंटर ओ लिखा है, सेंटर क्या लिखा है, तो सेंटर 0,0 होता है, ये बात तुम्हें किसने बताई है हमेशा, क्या लिखा है, there's a semicircular park in Aman society, he wishes to plant a sapling along the boundary of the plant, there's a borewell at the center O of the park along the diameter AB। कौन सेंटर को 0,0 मान रहा है, क्यों जी, सेंटर इज O, किसका सेंटर, डायमीटर का, तो मैं O तो निकाल सकता हूं आराम से बाया मिड पॉइंट फॉर्मूला, 2 + 22 for 24/2 12, 3 + 3 6/2 3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्क, अरे रेडियस निकालना है, तो डायमीटर है, तो मैं 2 OB का डिस्टेंस निकाल लूं या OA का, OB निकाल लेता हूं, आसान लगेगा,
12 माइनस 22, 10 का स्क्वायर 100, 3 माइनस 3 0, आंसर कितना आ गया? वन सैपलिंग इज केप्ट एट 12, y, एक सैपलिंग 12, y पे रख दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो रेडियस है, ये भी रेडियस कितना है 10, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए 10। 12 माइनस 12 का स्क्वायर 0, 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10, 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 100। बोलो सारे हाँ या ना, यस और नो बोलो। 3 माइनस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 10, 3 माइनस वाई 10 है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10, तो वाई की वैल्यू आ रही है या तो -7 या वाई की वैल्यू आ रही है 13। दोनों आंसर नहीं लिखे, एक नंबर नहीं दूंगा आपको मैं। 12 माइनस, तो आंसर 12 माइनस 7 भी होगा और 12, 13 भी होगा। सर क्यों? क्या पता ये सर्कल उल्टा बन रहा हो, क्या पता ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता ना ये बात, तो तुम दोनों आंसर लिख कर आओगे। जिसने एक आंसर भी छोड़ा उसके मार्क्स बाय बाय कर लो। कर लिए? वन सैपलिंग इज केप्ट एट पॉइंट P. PA is equals to 1/3 of PB. PA is equals to PA is equals to 1/3 of PB. तो PA by PB is equals to 1/3, तो रेशियो कितनी आ रही है 1:2। PA by PB 1:3 आ गई। क्या लगा दो चुपचाप यहां पर सेक्शन फॉर्मूला। अगर ये x1 x2 है, x1 y1, ये x2 y2, ये m/n, फॉर्मूला होता है mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन, दोनों फॉर्मूला लगाओ, आपका चुपचाप पी पॉइंट आएगा यूजिंग सिंपल बेसिक सेक्शन फॉर्मूला। ये केस स्टडी थी पूरी, खुद लगा सकते हो। चलो 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 आंसर भी दिखा देता हूं जिसको देखना हो। 7,3 और इसका दोनों आंसर लिखे। आखिरी प्रश्न पेपर, आखिरी है ना, चलो चलो भाई, एक सोसाइटी है, there are many multi-story buildings. The RW of the society wants to install a tower and a water tank so that all the household can get water without using water pumps. ठीक है, तो पानी वानी मिल सकता है, हमें क्या करना है? फालतू बातें। फॉर दिस ठीक है, टॉरेस्ट बिल्डिंग सोसाइटी, नाउ दे वांट टू इंस्टॉल अ टावर दैट विल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन पढ़े सीधा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ये चीज कितनी हो जाएगी 40। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 नहीं है ये, कॉमन सेंस 30 डिग्री कितना है। अब कोई बच्चा आएगा था हमें तो पता लगा नहीं, हम तो कंफ्यूज हो गए, यहाँ तो 30 डिग्री लिखा हुआ है, डायग्राम था ना। और एलिवेशन ऑफ टॉप कितना है 45, कितना है ये 45। चलो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन करें। ये 40 था ना। चलो अब ट्राइंगल, सबसे पहली चीज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी, कह रहा हूं ए बी सी, tan 45 लिखा, क्या निकाल लेते हैं tan 45। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। चलो हम दोनों चीज निकाल लेते हैं, तभी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ढंग से। पहले हम पढ़ लेते हैं, हमें क्या रखना है, वाटर टैंक रखा है ना हमने। In the society, there are many story buildings. The RW society wants to install a tower and a water tank so that all the household can get water without using water pumps. For this, they have measured the height of the tallest building in the society, and now they want to install a tower that will be taller than that. So the level of the water must be higher than the tallest building in society. Here is one of the solutions they have found, and now they want to check it will work or not. From a point A on the ground, 40 meters away from the foot of a tower.
तो मतलब ये टावर है और ये कितने दूर है, 40 मीटर अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ये टावर का टॉप है, मैं कितने एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं, ये टावर का टॉप है और कितना एंगल बना रहा हूं यहां से यहां तक, एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द वाटर टैंक, वो कितना बना रहा हूं, 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द, यही चीज बस टावर है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसे ए बोल लेंगे, इसे बी बोल लेंगे, इसे सी। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC, बेस क्या है 40, तो 1/√3 इज इक्वल टू AC बाय 40, 40/√3, तो रैशनलाइज करोगे तो 40√3/3, परफेक्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर टैंक, tan 45 यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, tan 45, इसको मान लो h, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर HC बेस 40, tan 45 1 HC बाय 40, तो ये पूरा कितना आ रहा है, पर मुझे सिर्फ किसकी हाइट चाहिए, वाटर टैंक की, तो 40 माइनस 40√3/3। एट व्हाट डिस्टेंस, ठीक है कोई दिक्कत, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 45 डिग्री, मतलब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। भाई टावर का बॉटम क्या है, टावर का बॉटम, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप 60, वो कह रहे किस डिस्टेंस से, किस डिस्टेंस से, मतलब देखो टावर यही है बस, टावर की हाइट कितनी है, किस डिस्टेंस से मैं एंगल बनाऊंगा 45 डिग्री का, किस डिस्टेंस से मैं एंगल बनाऊंगा 45 डिग्री का, मतलब बेस निकालना है, तो क्या होगा, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 45 क्या होता है, तो बेस भी कितना होना चाहिए, तो कितने डिस्टेंस से बनाओ आप, 40√3 से डिवाइड बाय 3 जब करोगे तब आप बॉटम ऑफ द टावर पे कितना एंगल बना सकते हो, 45 डिग्री का। कोई दिक्कत, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, what will be the angle of elevation of top of the water tank, top of the water tank from the place at 40√3 meter from the bottom of the tower। अब मेरी बात सुनो, what will be the angle of elevation of the top of the water tank, water tank ये है मेरा, तो इसके टॉप से क्या एंगल बने, from the place 40√3 meter from the bottom of tower से मैं कितना बना रहा हूं, 40/√3 कहता है कितना एंगल होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ पूरे टावर की हाइट कितनी थी, 40 थी, कितनी थी 40 थी, कह रहा है जब बेस से मेरा 40√3 होगा, कितना होगा बेस से, तब मैं क्या एंगल बना रहा हूं, मैंने कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना है 40 से 40, √3 ऊपर चल जाएगा और tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा में √3 कब आता है 60, किसका सही है। चलो बच्चों ये था आपका पूरा पेपर, सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएंगे, फाइल आपके साथ अटैच्ड है, जिसको भी देखना हो सॉल्यूशन किसी भी चीज का प्लीज देख सकता है, बट पेपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस बार का पेपर मैं मानूंगा थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का था, जो आपको अगर इसमें आपके आए मार्क्स तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। इसमें जिस बच्चे के 65-70 प्लस आ रहे हैं या टच भी कर रहे हैं उसको वो टेंशन लेना छोड़े, उसका लास्ट के 10-15 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा, बट जिसके अगर 40 से बिलो आ रहे हैं ही नीड्स टू वर्क वेरी 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 हार्ड। ऑल द बेस्ट।